लाइफस्टाइल से जुड़े सब्जेक्ट्स का चयन करती है, गहन अध्ययन करती है। उसके बाद उसके विशेषज्ञ जो हैं हिंदुस्तान भर में, उनको आमंत्रित करती हैं कि हमारे मर्चेंट चैम्बर के सदस्य और जनता को आमंत्रित कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश पहुंचा जा सके। उसी के क्रम में आज का ये प्रोग्राम है लव योर हार्ट, प्रिवेंट द डैमेज। शांत मन निवास करता है और मन अगर शांत होगा तो फिर क्या बात है, प्रसन्नता आती है जीवन में। उसी कड़ी में ये आज का प्रोग्राम है। अब हम दीपदान के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल साहब से, जो हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ अवर कमेटी हैं, डॉक्टर अवध प्रसाद दुबे जी। और आज के मास्टर ऑफ सेमिनरी डॉक्टर मिस्टर डी कुमार गर्ग, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के लाहौटी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम? तो हमारे पूर्व अध्यक्ष पी के लाहौटी जी ने अपने कार्यकाल में कि सोचा कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका अच्छा तो एक ये बिल स्टार्ट किया गया। हालांकि चैम्बर में 14 अलग अलग तरह की कमेटी हैं जिनके माध्यम से हम लोग अनेक कार्यक्रम करते हैं, और एक ब्रिज की हमला सिंगानिया द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था तो इस तरह के लाए कि हम मर्चेंट चैम्बर वो स्थापित कर सके। तो पूरे हिंदुस्तान में आवर चैम्बर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर, और जिसने कि अभी 90 साल जब उसमें हुए थे तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बुलाया था, वो उसके अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से समय समय पर यहाँ बड़ी बड़ी महान विभूतियां भी आती रही हैं। आज के कार्यक्रम में प्रिवेंट बिफोर डैमेज, बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ। 1998 में मैं 40 साल का था। मैं गोवा से लौटते समय मेरे को पसीने आए और मैंने आते यहाँ पर चेकअप कराया तो TMT पॉजिटिव है। तुरंत डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा वैसा करिए आप दिल्ली जाइए और आपके बाईपास हो। मैं काफी नर्वस हो गया, परिवार भी हो गया, तो ये क्या 40 साल की उम्र होगी। तो हम डॉक्टर विमल छाजड़, जो कि एम्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हेड रहे हैं, उनसे मेहनत नहीं करते हैं, आपके खाते पीते हैं और बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये कुछ चेंज योर लाइफस्टाइल, उस बीमारी खुद ही बुलाते हैं। अगर आप थोड़ा सतर्क हो जाएं तो आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें 10 मिनट के अंदर इन्फॉर्मल बातें हुई, इतनी मजेदार, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने बताई। जो चीज हम लोग सोचते थे कि नहीं करनी चाहिए वो तो उनका करिए, और जो चीज हम लोग करनी चाहिए होगा नहीं करिए। तो उसमें एक दारू की बात भी आई थी, तो नहीं इस बात को ले सकते हैं। मात्रा नहीं बताइए, अभी मात्रा क्यों बात नहीं अंदर तो आप हमारे 4 स्टेट लगे और 22 साल के बाद। तो मैंने काफी अपने आप को प्रयास किया है, तो पता नहीं कम हुआ कि नहीं हुआ, पर हाँ मैं बहुत वेरी रेगुलर इन्वॉल्व। मैं जरूर वॉक करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, खाने पर ध्यान देता हूँ। कंट्रोल कितना कर पाता हूँ नहीं मालूम मेरे को। चलिए इन शब्दों चार में आप लोग का पुनः मर्चेंट चैम्बर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम को एंजॉय करें। और डॉक्टर JP सानी, जिनसे आपसे मिलने की महीनों के लाइन लगानी पड़ती है, इनके बाद टाइम देने के बाद भी 2 घंटे बैठना पड़ता। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था इनके बारे में, तो एक पेशेंट ने इनकी गंगा नाम के अगेंस्ट लिखा कि साहब 2000 रुपए दे दिए, उसका 2 घंटे बाद बता दिए। तो आज ये आपके दरवाजे आए हुए, आप अपनी मन की भ्रांति निकाल लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ये, इसका एडवांटेज उठाइए। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका स्वागत है। तो नहीं है, मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कमेटी जिस तरह के कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित कर रही है, और इसमें हमारे देश के कई विशेषज्ञ लोग इसमें आए हैं, उसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वे अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का संबंध है, डॉक्टर साहब काफ़ी कुछ हम लोगों को इसके बारे में इस तरह के टिप्स दे सकते हैं जो हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं।
और इनमें सबसे पहला अपवाद तो मैं स्वयं हूँ कि वेट के ऊपर अगर वो बोलेंगे तो मेरा वेट ज़्यादा है, लेकिन उनकी टिप्स सुन के हो सकता है शायद लाइफ में कुछ के बाद। पुनः आप सबका स्वागत। हम लोग के समझने, अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप सबसे सिर्फ इतना कहना है कि जितना इस समय भागदौड़ की जिंदगी चल रही है, उसमें हम जहाँ जो भी काम कर रहे हैं, हम उसमें सफल होते जा रहे हैं, पर ये भूल रहे हैं कि हमारे शरीर की क्या सिचुएशन है। तो मर्चेंट चैम्बर, जो कि पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना चैम्बर है, विभिन्न प्रकार के मेंबर्स बन सकते हैं। आप लोगों में से भी जो चाहे बन सकते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, प्रोफेसर्स हो, तो सभी लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसका लाहौटी साहब और मेरी बात हुई और ये हुआ कि ये प्रोग्राम ऐसे किया जाए। शुरू में जैसे सब लोगों ने कहा कि ये तो कोई कमेटी हो नहीं सकती, तो फिर ये मीटिंग में रखा गया कि आफ्टर ऑल वी ऑल नीड सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप में से सब लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें ज़रूर पूछें। धीरे धीरे भारतवर्ष की एवरेज एज भी डॉक्टर साहब बता सकेंगे कि बढ़ती जा रही है। तो अगर बढ़ती जा रही है तो अंत के जो काल होते हैं, लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ आवर लाइफ, वहाँ भी अगर हम अपने को मेंटेन कर सकें तो शायद वो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकेगा। परिवार बहुत छोटा होता जा रहा है। पहले परिवार के बड़े लोगों को अपने से कम आयु वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल जाता था, पर अब वो सपोर्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो जो लायक होते हैं बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं। तो हम लोग अब जैसे पहले नारा दिया गया था लाने के लिए, हम दो हमारे दो, तो अब नारा ये होना चाहिए, हम दो और हम ही दो। तो हस्बैंड वाइफ ही मिलकर एक दूसरे के साथ ठीक से रहें, ये प्रार्थना करते हुए मैं आगे के कार्यक्रम की रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। Now I request the chairman of our Health and Lifestyle Committee to tell us something about the Dr. J.P.S. Sahni साहब। उनके बारे में बहुत इंटरनेट पे देखा गया है, मगर मैं उनका डॉक्टर शाह साहब का बहुत ही अंतरंग उनसे तालमेल है, और वो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रसाद टू काइंडली गिव द समथिंग अबाउट डॉक्टर J.P.S. साहनी साहब। एशिया के लिए अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने मरीजों को और फिर एक नई गाइडलाइन लाई। दो डिफरेंट डिग्रीज आप छोड़ दो, डिफरेंट पोस्ट आप छोड़ दो। जो गेम चेंजर है दोस्तों वो ये ऐसी चीज है जिसको अगर देखा जाएगा तो हम लोग के आगे का जो भविष्य है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत सुधार होने की गुंजाइश है। तो इसलिए आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि सानी साहब है। दूसरा रीजन भी है, हम दोनों साथ पढ़े हुए स्कूल और पढ़ते थे, तो इनके नोट्स हम लोग को मिल नहीं पाते थे, हम लोग चोरी करने की कोशिश पे लगे ये उसके बाद संबलपुर पढ़ने चले गए, मैं कानपुर आ गया और फिर पीजीआई चंडीगढ़ चले गए और उसके बाद फिर गंगाराम ज्वाइन किया। उसके बाद तो कहानी हम लोग भी केप्ट इन टच, हमारे बच्चे भी एक ही साथ डॉक्टर बन रहे थे। तो एक वो लिंक है जो हम लोग को तब से जोड़े हुआ है जब हम लोग शायद 12 साल की उम्र से, और आज भी जुड़े हुए हैं। और ये प्रोग्राम दोस्तों आपके साथ आया है, जो आप हेल्थ कमेटी के जो लोग देख रहे हैं, उसके अलावा 2 लोग का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। हेल्थ कमेटी में और लोग भी हैं, मिस्टर चुक जो यहाँ पे हमारे नाश्ते वगैरह का इंतजाम देख रहे थे, प्रोफेसर जयप्रकाश चुक साहब खड़े हो जाए, मिलके काम कर पाते हैं। डॉक्टर सानी, आई थिंक यू शुड नाउ कम। हम लोग तो फिलर के रूप में काम कर रहे हैं, आइए प्लीज। पिछले 30-40 साल में देखिए बढ़ती जा रही है। 2021-22 का डेटा कहता है कि ऑलमोस्ट 14 to 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड अराउंड 60 मिलियन 6 करोड़
टोटल भारत निवासी भी हार्ट की मरीज से शिकार हैं और हर साल 30 लाख लोगों की मौत हार्ट की बीमारी से होती है. This is because of the rising population in the country, aging population, as someone has just said, through the cholesterol. And what we know, as the blockage increases, till the blockage is below 70%, we don't get symptom. But this blockage is also important. But the moment block becomes more than 70%, we start getting discomfort or what we say chest pain, angina. And it becomes almost 90-95% with some block, with the bleeding, then it becomes unsteady. And if the total blockage comes, you can see in the black color. Do you have a pointer with you? No. Then we can get the heart attack. So remember, the anginal symptoms will only come if the blockage is above 7 factors of the country. They all died young, below the 55 years of 58, 56 years of age. Major factor when we look was some of them were smoker. The Sanjeev Kumar. There were 7 brothers. All of them had heart attacks. All got and Sanjeev got bypass at the age of 38 and died at 48, 49. So these are examples of them. Many of them, Raman Munjar, so many of them are there. They all were familial. So we have to look for any heart attack patient coming below 55 years of age. For men and below 60 years old women, think there is something else. Because the moment you get the symptom, then you should know that even if you make a wrong diagnosis, it doesn't matter. You take the drug and go to the near hospital, get your ECG and get your the angina levels. And आज का स्मार्ट वॉच है, वहाँ पर एक लीड आती है, वो इतनी यूजफुल नहीं है. But there is a कार्डिया का 6 लीड का इंस्ट्रूमेंट है, very easily available now in the market. Now this instrument, the moment you put 2 fingers and can keep it over knee, you find you get a 6 lead ECG and which you can send to your doctor friend. He can guide you that this is a heart attack or not. So this is very simple instrument. We should use now. It is available in world market. So whenever you have a suspicion of chest discomfort, don't sit at home. Go straightway to the nearby hospital. Get your ECG and get your enzymes, and the enzyme is troponin, which we normally do. So this is about the suspicion about the heart attack. पर जहाँ पेशेंट को एंजाइना के सिम्टम शुरू हो जाते हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, तो हम लोग पहले टीएमटी करते थे, स्ट्रेस इको करते थे. अब हमने देखा कि इनकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टीएमटी और स्ट्रेस इको तभी पॉजिटिव आएगा इफ ब्लॉकेज इज अबव 70%. अगर ब्लॉकेज 70% से नीचे है, TMT will mislead you, and this is what happened to all those lesions. They have got the 60% or 50% blocked arteries. They got ruptured, and they did not have collaterals, and they had clot formation and sudden death. So our aim is to pick up early disease in society now. Don't wait what we used to do by doing a TMT test. So don't get satisfied कि मेरा TMT normal है, मेरे को heart की बीमारी नहीं है. Absolutely wrong. You have to look for early disease. So remember, 70% से ब्लॉक ज्यादा आर्टरी होती है, वो हार्ट अटैक करती है. बस 30 से 40% हार्ट अटैक उनमें भी होते हैं जिनके 50 से 60% ब्लॉक आर्टरी होती है, सडन कैप्चर हो जाता है. एंड उसके लिए सीटी एंजियो करना बड़ा जरूरी है. तो हम लोग क्या करते हैं, आप 2 मिनट का टेस्ट है, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू सीटी स्कैन कॉर्नरी एंजियो अवेलेबल फ्रीक्वेंट एवरीवेयर इन द कंट्री नाउ. Get a calcium score. If your calcium score is 0, that means likelihood that आपको कोई significant disease नहीं है. Soft plaque हो सकता है, but calcium score बहुत ज़्यादा भी है, तब भी CT एंजियो नहीं कराना चाहिए. We cannot read accurately from there. So what we suggest that CT angio should be done, and where there is a suspicion, multiple reasons to stop smoking, to control your cholesterol, to control your diabetes, and control your hypertension. So that's the reason the CT angio has become no investigation of choice. And finally, one important thing for women, and there are Red Dress project start by USMA, which we subsequently did in 2001 in India also. And we found सारे कैंसर मिला के into 8 is the chances of dying of heart attack like men. Only thing कि उनकी एज जो है मेनोपॉज के बाद शुरू होती है जनरली. बट कोई भी women मेनोपॉज से पहले अगर वो डायबिटिक है तो वो आदमी के बराबर है, उसकी अवस्था सेम है. So they can get heart attack also in young age. But if women is not, उन्होंने इग्नोर किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा बाईपास करा दी.
और आपने चलेगी. So this is not uncommon. So that's why you're saying look for your health more important. And most diabetes है तो men में अगर हार्ट अटैक 3 गुना है तो women में 5 गुना हार्ट अटैक करता है डायबिटीज. Something like that. So there is a sweet spot. But we say in nutshell, moderation of everything is the key of living. But there are 3 things which are having a linear relation. And one is pollution. The lower the pollution, better you are. Below even going up to 20 or 50 PM2. The smoking, 0 cigarette is better than 1 cigarette. 1 cigarette is better than 2 or 3 or 4. And thirdly, now what we are looking into, although that may not be completely true, but it looks like the lower the LDL bad cholesterol you keep, you will have a longer lifespan. The diet part, we know the animal products are bad because they have, but should be taken in limited quantity. Plant products are very good, vegetables, soya, nuts. So what we learn, that 1/4 of the food what you eat keeps you alive. The other 3/4 keeps your doctor alive. And you know that this one McDonald's and all, they have calories 200, now you know 600 calories. Or even don't think that. Even our country, majority has become Raj. डॉक्टर दवाओ द्विवेदी एंड आलोक भाई आप भी आ जाओ. एक भोगी लोग हमारे वो भी आ जाए. आलोक भाई आप ऊपर आओ जी. आप जो एक्सपीरियंस लोग तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बिकॉज एक तो फैमिली, 2 जो मुझे समझ में आया 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, हम लोग कोलेस्ट्रॉल और डाइट को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं और सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल क्लासिफिकेशन ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप. आर्ट ऑफ लिविंग तो ऐसे ही लिविंग की आर्ट बताते हैं. तो माइक ओपन, कॉल माइक और नहीं है पूजा की दे रहे. एक्यूट हार्ट अटैक में ज्यादा है. किसी को सीवियर चेस्ट पेन हो गया, मे बी मस्कुलर पेन होता है, एटिपिकल पेन होता है, गैस्ट्रिक पेन भी होते हैं और हमें मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि हार्ट अटैक ही नहीं. तो हम क्या कहते हैं पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाओ, ईसीजी कराओ. एक बार पहले ईसीजी नॉर्मल आती, अगेन रिपीट इट आफ्टर 1-1.5 आवर. उसी तरह मार्कर्स में हम ट्रोपोनिन का टेस्ट मार्कर यूज करते हैं. जो पहला अटेम्प्ट करते हैं, देन वी अगेन रिपीट आफ्टर 1 or 2 आवर्स. एंड 2 बार अगर नेगेटिव आ जाता है, 2 बार इससे नेगेटिव आता है, हमें थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि एक्यूट हार्ट अटैक नहीं है. इट मे बी गैस्ट्राइटिस, इट मे बी मार्कर. तो दिस इज द कॉमनेस्ट मार्कर विच वी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. दूसरा मार्कर है NT-proBNP, जो कि हम लोग देखते हैं जब किसी पेशेंट को सांस फूल जाए और पेशेंट कैजुअल्टी में आता है. हमें नहीं पता होता कि लंग की बीमारी है कि हार्ट की बीमारी है. अगर लंग की बीमारी है तो NT-proBNP नॉर्मल होगा. अगर NT-proBNP हाई है फेल, तो हमें उनको दवाई देके उनका बॉडी से पानी निकालना होता है. सो दिस इज द सेकंड मार्कर. अदर मार्कर जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं वो CRP बड़ा कॉमनली, सब लैब्स आजकल जब भी कोई एग्जीक्यूटिव चेक होता है उसमें CRP आ जाता है. उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में. Absolutely useless test. And another test which can unnecessarily give you mental stress is ESR. Another useless test which has no meaning at all. So CRP के ऊपर कभी भी ध्यान ना दें. The commonest cause of CRP high in our country is pollution. नज़ला, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द. ये CRP has been generated in USA. यहाँ pollution बिल्कुल नहीं है. वहाँ high sensitive CRP करते हैं, यहाँ भी करते हैं high sensitive. उसमें उन्होंने देखा कि जिनका 3 से ज्यादा CRP होता है, उनके बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही है, तो उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं. इसलिए इट बिकम पॉपुलर. बट यू कैन नॉट एक्सट्रापोलेट दैट फाइंडिंग टू अवर, क्योंकि हमारी कंट्री में जनरल पब्लिक का ही 2 से ऊपर CRP, वहां तो 1 से नीचे है. तो इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट ना दें. ये मार्कर को कभी यूज ना किया जाए क्लिनिकल प्रैक्टिस. वी हैव नो गाइडलाइंस विच सपोर्ट डूइंग CRP. उसके कारण बहुत सारे पेशेंट हमारे भाग के आते हैं क्लिनिक में, गूगल करके, कोई सर मेरा हार्ट अटैक होने वाला, मेरा CRP 4 हो गया, 5 हो गया, समथिंग व्हिच इज रॉन्ग. इसी तरह से ESR, नज़ले, जुकाम से कैंसर, यू नेम एनी डिजीज, ESR will increase, which is of no use to us. Unless we don't get threatened by ESR and CRP. It settle on its own. It settle on its own. I mean, किसी का एनीमिया है, खून कम है, उसका ESR बढ़ेगा ही बढ़ेगा. It's just like कि आपने सपोज चने बनाए या कोई राजमा बनाया, उसमें एक तरी होती है, उसमें दाने होते हैं. अगर आपके दाने कम है, तरी ज्यादा है, तो वो ESR ज्यादा है, ESR ज्यादा दिखता है. तो no use to us. Don't worry for ESR.
कह दी जस्ट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, लेकिन अगर सीआरपी नॉर्मल है ये क्या सिग्निफाई करेगा? अगर किसी का सीआरपी नॉर्मल होता है तो ये जो बताता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर नहीं है तो इसका पॉजिटिव वैल्यू तो हो सकता है। अरे ठीक है, नॉर्मल है, वी आर हैप्पी, abnormal we are not unhappy. That's what I want to say. नॉर्मल होना अच्छी बात है, है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें सीरियस चीज आप अभी उससे आपके इस डिपार्टमेंट में द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाई सीआरपी जॉइंट प्रॉब्लम। यू लुक एट रुमेटोलॉजी पॉपुलेशन 100, 150, 200 सीआरपी होता है। सेप्सिस हो गया, निमोनिया हो गया, सीआरपी कहाँ का? दैट डजंट मीन यू आर गेटिंग हार्ट अटैक। नो, that is a wrong concept. Wrong disorder. Joint में तो सबसे ज्यादा मिलता है हमारा। जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है उनको what are the marker they should get it done, number one, and how frequently? See, marker नहीं, I will say investigations, like heartbeat investigation. So कोई भी बंदे को, जैसे हमने बोला ना कि 18 साल का बच्चा स्कूल से कॉलेज जा रहा है, उसको उसका लिपिड पता होना चाहिए, उसको उसकी शुगर पता होना, बीपी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सारे रिस्क फैक्टर जल्दी आ रहे हैं और बैड लाइफस्टाइल के कारण लोग बच्चे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये सब में जा रहे हैं। तो हमने कोई एक एज सेटअप नहीं की है, बट व्हेनेवर एनीबॉडी गेट्स अ चांस टू कम टू हॉस्पिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, लाइक फॉर एग्जांपल वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो उस समय हमें मालूम है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सर्टेन मार्कर चेंज हो जाते हैं, जैसे उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है फिर। लेकिन एक जनरल पब्लिक में हम कहेंगे, जब भी कोई, जैसे आजकल यंगस्टर मल्टीनेशनल में काम करते हैं, वो जब जॉइन करते हैं उससे पहले उनका मेडिकल होता है। जब वो मेडिकल होता है उसमें कॉमन इन्वेस्टिगेशन हम बोलते हैं, एक सीबीसी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, thyroid profile, TSH at least, HbA1c, that is for sugar, and then vitamin B12 and vitamin D3, very common, low in our society, which is because of the exposure नहीं होता खाने में भी, वेजिटेरियनिज्म से भी तो B12 कम आता है। तो ये 7-8 टेस्ट तो हर एक के होने चाहिए। और अब हम बोलते हैं जो लिपिड कराओगे साथ में एक बार LPA भी कराओ। अगर आपका LPA 50 से ऊपर है, then mean you are in a high risk zone। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 100 है, दो बंदों का, और एक का LPA 100 है, दूसरा का LPA 30 है, जिसका LPA 100 है उसका वो 100 LPA, because unfortunately at the moment we have no treatment for LPA, absolutely no statin, no ezetimibe, no drug reduces LPA. So only inclisiran, but which is of no much use. We are waiting for drugs to come next year, but at the moment there is nothing. So इसलिए LPA जरूर कराएं, और उस LPA को जिंदगी में एक बार कराना है। हाँ, this is once in a lifetime. Don't keep on repeating LPA with lipid profile. Once in a नहीं, साइड इफेक्ट नहीं करने, वो चेंज तो होता नहीं है। तो जेनेटिक मैंने LPA कराया है, तो मेनोपॉज के बाद फिजियोलॉजिकली उनका LPA बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, सो मेनी थिंग्स। सो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को थोड़ा ध्यान देना है कि देयर हेल्थ इश्यूज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, बिकॉज दे आर नॉट वॉकिंग मच, so they don't know the symptom कि उनको breathless हो रहा है, chest discomfort हो रहा है। They keep on looking after their husbands and children and ignoring their health, and most of the time जो हमारी women heart attack के साथ आती हैं, youngsters or even post menopause period में, they all come with complication because of one reason, that they come late, they seek medical advice very late, they keep on घर पे कुछ ना कुछ करते, नहीं हमें कुछ नहीं है, जिनको देखो जी something like that, तो उनको देखते देखते खुद चल जाती है, वो परेशानी होती है। तो इसीलिए I think women has to be sensitized that cancer is not their number one killer. All cancer put together into it is heart attack. So you can imagine so common heart diseases there in women. They should look for their lipid profile and try to change. So everyone says कि भी lipid की problem अगर डाइट से होती है तो किचन से शुरू होती है। अगर वो किचन से होती है, it is under their control. They can manage that. But it is only 15 to 20%. 80% is liver. Liver is genetic. That's a नहीं, सर ने बिल्कुल सही कहा है कि LPA लाइफ टाइम में एक बार होना चाहिए, जो कि जेनेटिक होता है, बार बार रिपीट नहीं करना होता है। तो जैसा सर ने बताया, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी पहली बार को जांच कराए, जैसे कहा उन्होंने, कॉलेज में जब बच्चा जाता है तो 18 इयर्स में ही उसका लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, बाकी भी लीवर, किडनी, विटामिन D, B12, CBC और HbA1c करने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी अर्ली डिसीज का डायग्नोसिस हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, तो उसी समय पहली बार में ही LPA करा ले हम लोग। तो कौन कितना जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कार्डियक डिसीज के लिए,
तो पहले से मालूम पड़ जाएगा, दोबारा कहीं जरूरत नहीं है। और बाकी हेल्थ चेकअप के साथ साथ में जैसा बताया सारे टेस्ट होने चाहिए साल में एक बार, या जैसे एज बढ़ती जाती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, बाद में हम लोग को 6 मंथली भी कराना पड़ता है। और वैसे में बताया कि हमारे होती है, ये कानपुर में एलपीयू होता है, बहुत कॉमन टेस्ट कम अच्छी थी। उस समय एलडीएल जो था डायरेक्ट नहीं करते थे हम लोग, एक कैलकुलेट करते थे। उस समय चूंकि टीजी की भी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी तो लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग मस्ट था। अब हम लोग एलडीएल डायरेक्ट मेथड से कई सालों से कर रहे हैं, तो इसलिए जो ट्राइग्लिसराइड्स में फास्टिंग का रोल है, कुछ खाएंगे पिएंगे रात में या सुबह तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तुरंत, तो उसकी वजह से अब चूंकि बेटर मेथड आ गया, बेटर टेक्निक आ गई, इसलिए डायरेक्ट एलडीएल करने की वजह से अब फास्टिंग की जरूरत नहीं है कि लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग किया जाए। लेकिन अभी भी हम लोग साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा कर देते हैं, कुछ डॉक्टर अभी भी कर दिया, तो अभी भी अवेयरनेस की डॉक्टरों में भी कमी है, इसलिए हम लोग कह देते हैं भाई यहाँ प्रिफर्ड है, तो हम लोग मस्ट नहीं कहते, हम लिपिड प्रिफर्ड बोल देते हैं, जो प्रिफर बोल देते हैं, जिससे कि हमको भी बैलेंस करना होता है कि कोई कमेंट ना करते, कोई जो जिसको नॉलेज नहीं है डॉक्टर भी कमेंट कर देते उनका कई बार। लेकिन आपके टेक्नीशियन ही वापस भेज देते हैं कि आप खाली पेट नहीं आए हो, नहीं Exactly. क्या है बड़ी परेशानी है। तो मैं कहता था दिस इज ओनली वन प्लेस वेयर यू शुड टेल लाई, एंड दैट इज दैट व्हेन यू गो विद गुड ब्रेकफास्ट, go to the laboratory person, tell him take my lipid profile or other test, and he will ask first question, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कितने फास्टिंग के बाद आप आए हैं, कहो मैंने बेटा एक बूंद पानी भी नहीं पिया। That's what I say, that the very high TG population जिनको पैंक्रेटाइटिस हुई है, हम यस उनको जरूर कहते हैं कि आप रियल देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर एलडीएल है और साथ में जो बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में है वो भी मिला हुआ है, तो इट इज मच मोर पावरफुल मार्कर देन एलडीएल बिकॉज़ इट कंटेन्स एलडीएल एंड आल्सो रेमिनेंट कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन इट। इसलिए फिर आजकल फास्टिंग नॉट सॉरी जो डायरेक्ट की जरूरत ही नहीं, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल नॉन एचडीएल व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय फास्टिंग। अब्दुल भाई क्योंकि ये उस समय मैं आपको पूछूंगा क्या आप स्मोकिंग करते थे? नहीं करते। आपको डायबिटीज थी? नहीं। शुगर ब्लड प्रेशर? आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग। कुछ यंग हार्ट में बीमारी आई तो कॉमनेस्ट कॉज जेनेटिक होता है। मैं मेरे परिवार में दैट्स राइट, वही होता है। आई एग्री। स्ट्रेट वे। अब डॉक्टर जैसे आप बात कर रहे हैं फॉर दी हार्ट पेशेंट्स, वॉक तो आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं वॉक तो करना ही चाहिए। मान लीजिए आपने वॉक 45 मिनट दे दिया, आधा घंटा दे दिया, क्या दोनों चीजें, योगा जिम करे कि ना करे, मेडिटेशन हम लोग होता नहीं है, सोचने में जाते हैं तो ध्यान लगा देते हैं और ध्यान चला जाता है, तो वो होता नहीं। सीरियसली लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, पर हम बिलीव करते हैं कोई मेडिटेशन नहीं करता। तो जैसे ये हमारे बगल में बैठे हैं आर्ट ऑफ लिविंग मास्टर, ये काफी कराते हैं, पर हमको अंदर की बात नहीं मालूम किसी के भी। तो इस बात को प्लीज ये थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, हम लोग कैसे सेग्रीगेट करें योग को और जिम को। और इसी के अब्दुल भाई के रेफरेंस में एक लाइफ प्रैक्टिकल एंड सिंपल ऑलवेज, दैट्स व्हाट वी एडवाइस। So what we say, you have to customize your way of looking into. Elderly people है जो रिटायर्ड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगे रहते हैं अपने, थोड़ा योगा अभ्यास कर लिया, थोड़ा स्ट्रेचनिंग कर ली, आधा वर्किंग है जिसके बाद टाइम की आवश्यक प्रॉब्लम है जैसे आप बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्लेन वॉकिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम। जिम जा सकता है 15-20 मिनट जाए, लेकिन उसमें कार्डियो ज्यादा करे, 10 मिनट एक्सरसाइज बाय ट्रेडमिल, 10 मिनट बाय साइकिलिंग एंड 10 मिनट्स बाय क्रॉस ट्रेड। Weight exercise should be minimum of 10 to 15 minutes, not more than 15 kg or so. This is for youngsters what we say. But overall हमने जो देखा है कि as I said कि modest exercise is good enough, जो which is 5,000 to 7,000 steps per day, you can divide throughout the day also. और तो कोई ऐसी वरी की बात नहीं है, लेकिन कार्डियो की एक्सरसाइज जो वॉकिंग से होती है, ट्रेडमिल से होती है, वो फिर भी ज्यादा एसेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दिस कैन बी स्प्रेड ओवर द डे। यस, वी कैन 4-10 स्टेप चलने हैं सारे दिन में, तो शाम को सवेरे करते हैं, शाम करके स्प्लिट करके कर लो, कोई जरूरत नहीं है उसमें। अपन को जरूरी। और दूसरा चीज एक और ध्यान रखनी, स्पेशली जब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कि हमें सीजनल वेरिएशंस बहुत होती है। तो प्रैक्टिकली वेरिएशन क्या होती है, एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठंड बहुत आ गई, फॉग आ गया, हम निकल नहीं पा रहे, तो घर के अंदर ही चल लिए, एक्सरसाइज कर ली, विच इज ऑल्सो गुड एनफ होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लड प्रेशर, इट वेरीज सिग्निफिकेंटली
गर्मी में दवाइयों की जरूरत हाफ हो जाती है। जैसे ही नवंबर एंड या दिसंबर शुरू होता है, हर ब्लड प्रेशर पेशेंट, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया the temperature is from 1 degree in winter to 45 degree in summer. This is not seen in Mumbai, Goa और Chennai, और 20 to 40 रहता है। वहाँ बीपी का वेरिएशन नहीं होता। यहाँ क्या होता है, विंटर जैसे 1 डिग्री आता है, हमारा पसीना खत्म हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, फॉग आ जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ब्याह शादियाँ सेरेमनी नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त शुरू हो जाती है, उसमें स्मोकिंग भी बढ़ता है, ड्रिंक भी बढ़ता है, सिक्के भी बढ़ते हैं और एक्टिविटी कम हो जाती है। हार्ट फैक्टर से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो you have to adjust your blood pressure medicine. Otherwise, most of the people they come to casualty bleeding from nose, bleeding in the eye, heart. In April, May, June, July, August, when the blood vessels dilate, the sweating comes, people go for walk, your blood pressure as such go down. You have to reduce your blood pressure to these drugs like gluten. So seasonal variation is a problem for North India, not for the southern part of it. And you must visit your doctor during those 2 seasons to control your blood pressure by adjusting the doses. Otherwise, most of them they get into problem. Dr. what do we again? Those who are having no symptoms. So I am now going to be 76 in December. 3 years back, I was climbing stairs, about 15 stairs to my office. So I felt something which was not very normal, but there was no pain, nothing. So then my wife was also in the office, so she said that you take some rest. तो मैं वहीं कोच पे पेशेंट की को फिर मैं थोड़ी देर आँख बंद करके जो some religious part, but that helped me. फिर थॉट आया कि मुझे दिखा लेना चाहिए, तो डॉक्टर त्रिवेदी वो पास में ही उनकी क्लिनिक थी एंड हिज ओल्ड फैमिली मैन, तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने सब जांच करी, उन्होंने कहा जांच आपकी सब ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई तो हिस्ट्री पूछी, तो माय मदर एंड माय सिस्टर they both had hypertension, they both had diabetes and cardiac problem, and they died because of MI. So he said कि ये सब कुछ है, तो हम आप शायद नहीं आते तो हम आपसे नहीं कहते, लेकिन हमको लगता है कि आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए। तो फिर उन्होंने वो सब पैरामीटर वो सब टेस्ट कराए, वो टेस्ट सब नॉर्मल थे, जो अटैक के MI वगैरह के होते सारे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो मैं PGI गया, वहाँ पर हमारे सीनियर टीचर थे एनाटॉमी के, उनका बेटा सत्येंद्र तिवारी, ही इज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा कल आप आ जाइए। तो उसने देखा तो उसने कहा कि एंजियोग्राफी करनी चाहिए, तो मैंने कहा करो। तो एक में 80% ब्लॉक था, एक में 80+ समथिंग, टचिंग 90 पर। So then he said कि एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। तो खैर फिर मैं दिल्ली में डॉक्टर मोदी इज ऑल नोइंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू ईच अदर एंड डॉक्टर श्रॉफ आई तो फिर वो मैं वहाँ गया, वहाँ पर एंजियोप्लास्टी हो गई। उन्होंने ये जरूर कहा कि कचरा था, मैंने साफ कर दिया, अब आपका दिल फिर से ठीक हो गया। तो मैं ये पूछना, मैंने उन लोगों से भी पूछा, पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपेरेंटली ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम का अंदाजा ही नहीं लगता होगा, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मैंने का दोहा इसीलिए बोला। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरफ से इसी के रिलेवेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। इनका डायग्नोसिस हुआ एट द एज ऑफ 73 when he had 80% block. What he would have done differently to know that the damage was progressing before it was even 50%. फिर मैं थोड़ी देर आँख बंद करके जो some religious part, but that helped me. फिर थॉट आया कि मुझे दिखा लेना चाहिए, तो डॉक्टर त्रिवेदी वो पास में ही उनकी क्लिनिक थी एंड हिज ओल्ड फैमिली मैन, तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने सब जांच करी, उन्होंने कहा जांच आपकी सब ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई तो हिस्ट्री पूछी, तो माय मदर एंड माय सिस्टर
They both had hypertension, they both had diabetes and cardiac problem, and they died because of MI. So he said कि ये सब कुछ है तो हम आप शायद नहीं आते तो हम आपसे नहीं कहते, लेकिन हमको लगता है कि आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए. तो फिर उन्होंने वो सब पैरामीटर सब टेस्ट कराए, वो टेस्ट सब नॉर्मल थे जो अटैक के MI वगैरह के होते सारे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो मैं PGI गया, वहाँ पर हमारे सीनियर टीचर थे एनाटॉमी के, उनका बेटा सत्येंद्र तिवारी, ही इज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट. तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा कल आप आ जाइए. तो उसने देखा तो उसने कहा कि एंजियोग्राफी करनी चाहिए. तो मैंने कहा करो. तो एक में 80% ब्लॉक था, एक में 80+ समथिंग, टचिंग 90 probably. So then he said कि एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए. तो खैर फिर मैं दिल्ली में डॉक्टर मोदी इज एसिम्प्टोमेटिक, तो इनको किस उम्र में क्या करना चाहिए था जिसमें ये नौबत ही नहीं आती कि 80% इनको इस तरह पता चला. That's right. इसीलिए वो बात यही थी, तब 80% पहुंची ना उस स्टेज में. तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई आप जब टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप जरूर कराएं एंड पिक अप द रिस्क फैक्टर्स. हम उसको लापरवाही से मैनेज करते हैं. और ये मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ. लास्ट 2 महीने और 2 दिन, कितने 62 दिन, 62 डेज में मेरे डिपार्टमेंट गंगाराम हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 16 कंसल्टेंट्स के बाईपास स्टेंट पड़े. 60, उसमें से 11 गंगाराम अस्पताल के कंसल्टेंट हैं. यू कैन इमेजिन. उसमें से 4 वो थे जिनके पहले स्टेंट पड़ चुके थे, एक का बाईपास भी हुआ था. कॉरिडोर में आप अक्सर मिलते हैं, ओपीडीज में बैठे हो जा रहे हैं, मैं पूछ ही लेता हूँ किसी से, भाई ठीक है. इवन टॉयलेट में भी पूछना पड़ता है कई बार कि भाई सब ठीक है. तो हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है. पहले तो याद ही नहीं होता, तो याद नहीं ठीक है, मेरे को बिल्कुल ठीक है, बीपी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है. 3 महीने में देखो तो फिर हार्ट अटैक हुआ बाईपास के बाद. तो कहाँ गड़बड़ है. जब मैं 16 के 16 कंसल्टेंट को चेक किया, देयर वर 2 थिंग कॉमन्स. ऑल 16 in spite of lipid management, they were on lipid drugs, no doubt, because they were already, some of them were heart patient, some were diabetic. Their lipids were not controlled. So optimal dose and optimal goal of lipid is also very important. Second thing, what I found in all 16, their knowledge about lipid was so poor. As a medical professional, I can't tell the general public to say that. This is a sad story of our colleagues, those who are doctors. So one of the lacuna problem what we face, that we control your blood pressure, we control our sugar. We did a study also, very interesting, I would like to share with you. I had 100 patients of diabetes on one side, which we finished 6 years ago, that study. Both were diabetic, 100 and 100. 100 patient diabetic वो अपना sugar इतना beautifully control किया, 6.5 HbA1c. The another 100 people, not much of sugar control. I mean, HbA1c 7.5, 7.8, 8, blood pressure control, but they all were on statin. They took their control. उनको knowingly नहीं, उनके डॉक्टर ने फोर्स किया उन पे. ये जो ग्रुप है जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, वो अभी तक मेरे दरवाजे में नहीं घुसे. और वो जो ग्रुप था जिसने 6.5 रखा था कोलेस्ट्रॉल, बीपी कंट्रोल किया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, वो 100 के 100 मेरे पास स्टेंट लगवा चुके हैं. So that shows in a nutshell, if you have a diabetes, the first drug is statin. देखो मैंने कई बार ये कहा, अंदर घुसता तो कोलेस्ट्रॉल है ना, घुसाता कौन है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग. घुसता तो वो है, उसको नीचे रखो तो अपने बीमारी नहीं आएगी. हम नीचे नहीं रखते, हम सब मोटा मोटा करते हैं, चलता है अभी चलता है. ऐसे कुछ चलता नहीं है, वो चला देता है आपको फिर सीसीओ में. That is the problem. So इसलिए वो हमें ध्यान रखना है कि first prescription is statin, that narrow minded कि मेरे को 6, उनमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं. जो अपना 6.5 रखते हैं ना HbA1c, और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक, particularly elderly, they get many times hypoglycemia, and hypoglycemia is 10 times more dangerous than hyperglycemia. If you don't control your LDL, you're gone. So I think take home message can Hello. Take home message. It's a related question with me. My sugar levels are, if they go down by 100, say about 90 or something, then I get symptoms, and
about 30 years back, I had these attacks. So I had gone to Jaslok and shown to Dr. Chandalia, who was there. So he admitted me for 3 days. 3 days admit किया, तो उन्होंने उसमें डायग्नोज करने के लिए कि इंसिनोमिनिया वगैरह तो नहीं हुआ है, और फिर उसमें अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यू हैव अ रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल का ही अच्छा कंट्रोल, तो शुगर लेवल डाउन होने के हो जाता है कभी कभी। जी वी ट्राई बट देन समटाइम्स स्टेंट बढ़ गया है या बाईपास हो गया है, एक बड़ा कॉमन मिथ सोसाइटी में ये भी है कि हम अमर हो गए। अमर नहीं हो गए। So, एक बाईपास, 2 बाईपास, 5 हम लोग को डॉक्टर साहब को फ्लाइट की पकड़नी दिल्ली के लिए, तो जस्ट इनवाइट कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोर। 2 हाथ उठे डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला और एक देखो मैं ओके आप कतार में, आपने सुना ना आप कतार में, तो आप कतार से पूछे जाएंगे। डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला तो एलडीएल को दीजिए, और मेरे ख्याल से एलडीएल कराइए, एलपीए कराइए, यू बोथ गेट टू नो यू आर ए रेड फ्लैग पर्सन, और उसके हिसाब से मेंटेन करिए। First of all, I actually how you lucid talk, they are important and how we can prevent. Yes. तो स्नोरिंग ओवरस से जमाने में लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल है, बंदा घोड़े बेच के सोया है। इनफैक्ट फैक्ट तो ये है, ना घोड़ा बेचा, ना गधा बेचा, ना खुद सोया, ना किसी को सोने दिया। करते हैं, और इस बीमारी के साथ में लिंक्ड है सबसे पहले ब्लड प्रेशर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर इज स्नोरिंग। नंबर 2, सेंट्रल ओबेसिटी, रिफ्लक्स डिसऑर्डर। नंबर 3, सो पुअर, द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर टायर्ड, बैठे बैठे नींद आ रही है, ड्राइवर गाड़ी टू मी एंड ही से उसका बेटा साथ में था। मैंने पूछा, मैं आपके शरीर, बोला आपने कैसे पकड़ लिया कि मेरे को मैं स्नोर करता हूँ? मैं कहा बड़ा सिंपल मेथड है, अगर आपकी नेक छोटी है, नेक चौड़ी है, पेट बाहर निकला है, यू आर 95% चांस यू आर स्नोरर, यू आर स्नोरर। सो इतनी डेंजरस, वन ऑफ द 28% कॉज ऑफ डाइवोर्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ ओएसडी। यहाँ की हमारी लेडीज बहुत सहनशील है। other way around is also true, but लेकिन बात यह है कि ये डेंजरस प्रॉब्लम है। इसका इलाज बेस्ट तो ये है कि यू शुड रिड्यूस वेट। वो होता नहीं है क्योंकि जो थका हुआ आदमी एक्सरसाइज नहीं कर पाता और खाने में उसको चस्का होता ही है, तभी इतना पेट बाहर निकला है। बड़ी मुश्किल आदत चेंज करनी। तो तरीका है कि स्लीप स्टडी कराओ और CPAP की मशीन लगाओ। 6 महीने, साल, 2 साल लगाने के बाद आपकी चुस्ती आती है, आदमी वॉक करता है, खाना कम खाता है, धीरे धीरे वेट कम होता है, the usage of the CPAP machine comes down. So sleep disorder is a dangerous disease. One of the important causes of people dying during sleep is sleep disorder. They get arrhythmias, they get heart blocks. Lot of things comes during sleep. तो इसलिए स्नोरर जो है उसको कभी मत सोचो कि ये कुछ नहीं है। और जब आप ट्रैवल करते हो ना, आपका को पैसेंजर सारी रास्ते आपको बददुआएं देता है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसलिए स्नोरिंग इज अ डिजीज। थैंक यू। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का कितना रोल है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर? Yes, you see, मैंने स्लाइड विमेन वाले में दिखाई थी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डायबिटीज, उसमें लास्ट में था वर्ड स्ट्रेस। So what they found, they used this question। अब स्ट्रेस इतना हेट्रोजेनियस प्रॉब्लम है कि एक गिवन सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे सकती है, आपको नहीं दे सकती है, आप उसको झेल भी जाते हैं, दूसरा बंदा नहीं झेलता, तीसरा बंदा इतना परेशान हो जाता है यू कैनॉट इमेजिन। सो एवरीवन रिएक्ट्स टू दैट स्ट्रेस डिफरेंटली। बट वन थिंग पीपल से कि डॉक्टर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या होगा? मैं कहा जी, दुनिया में जब आए हो तो स्ट्रेस लेने आए हो। हमारे ग्रंथ साहब में लिखा ना, नानक दुखिया सब संसार। तो इस दुनिया में जो भी आया है वो स्ट्रेस लेने तो आया ही है। तो स्ट्रेस इटसेल्फ may not be great trigger, but blood pressure, diabetes, cholesterol, all the trigger of atherosclerosis. But acute stress किसी भी कारण हो जाए तो वो प्लैक जो क्लॉट बना हुआ है, प्लैक बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, वो रप्चर हो जाता है। बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, उसको रप्चर कर देते हैं एंड एक्यूट हार्ट अटैक होता है। सो इट इज अ ट्रिगरिंग इवेंट मोर कॉमन
as a cause of acute heart attack, heart failure and all that. But as such, in the genesis of atherosclerosis, its role is there. No doubt it is not there. But minimal role. Role is more of other risk factor. But stress is the greatest trigger of heart. People those are not, I have seen one my colleague, 65-year-old, अच्छा क्रिकेट खेलता था. मेरे को कहने लगा यार चलता मैदान में चलते गंगारा में हम लोग करते रहते हो तो पुराने सीनियर बंदे में लगता नहीं हम बड़े अच्छे प्लेयर थे. मैं भी खेलूंगा खेल भागा दूसरा रन तीसरा रन दिया चेस्ट पेन. After years together, he is stressed so much physically that his plaque ruptured and he had a heart attack. So such type of things are very well known. But mental stress is more dangerous. For organizing such a informative session here. सर डॉक्टर प्रसाद साहब हो गया, पालीवाल जी अगर तो हमारे शहर के वो पर्सनालिटीज हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स कराते रहते हैं जिससे सोशल और पब्लिक के बीच में कुछ अवेयरनेस जाती है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कानपुर आए. सर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि इंडिया में खासतौर पे इवन एक 18 साल का बच्चा भी अगर क्रिकेट खेल रहा है तो ड्यूरिंग प्लेइंग द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड वो सडन उसको चक्कर आता गिरता है और डेथ हो जाती है. कुछ ऐसे पर्सनालिटीज भी रही हैं जो फिल्म एक्टर्स भी रहे हैं जिन्होंने जिम में है एक्सरसाइज कर रहे हैं और डेथ हो गई. ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से ये चीजें कुछ ज्यादा हो रही है. अगर हम पिछले कुछ 25 साल 30 साल पहले में जाते हैं तो सुनने में आता था किसी 65-70 साल की एज में हार्ट अटैक हुआ, किसी की डेथ हो गई. नाउ इट इज सर ये अगली एज में से बहुत ज्यादा होने लगा है. और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपने जो प्रोग्राम में बताया कि फास्टिंग की जरूरत नहीं है लिपिड प्रोफाइल के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है सर ये चीजें सारे जितने हैं शहर में या कहीं बाहर कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि किसी की पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, आने वाले दिनों में हो जाए, उससे कहा जाए कि आप फास्टिंग में आइएगा. तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज है, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं. उससे जानना चाहिए रीजन क्या है इसमें. आपके क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कि जो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में जाता है, टेनिस में, फुटबॉल में, ऑल दैट, उनका थॉरो मेडिकल चेकअप होता है. उसमें ईसीजी होती है, इको होता है टू रूल आउट दिस स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज व्हिच कैन कॉज सडन डेथ. बट यस 20 to 25-30 years में वो छोटे छोटे कईयों के प्लैक बने होते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया. दोस प्लैक कैन गेट रप्चर, कैन कॉज हार्ट अटैक. सो दैट्स हाउ दी. सो ये नहीं है कि डिजीज पहले नहीं थी, डिजीज तब भी थी, तभी तो उम्र 10-11 साल के इंसान की बढ़ गई है क्योंकि इन सब चीजों में हम काबू पाने लग पड़े. ये अभी भी होने हैं, पहले भी होते थे. ये नहीं है कि डिजीज पहले से है. अब हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स आ गए जिससे हम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और उम्र को लंबा कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है, किसी ने ठीक कहा था कि अगर 10 साल की उम्र बढ़ी है, अगर 10 साल में से 9 साल अस्वस्थ है, पुअर हेल्थ है, तो अच्छी चीज नहीं है ना. बाहर के कंट्री में अगर 10 साल बढ़े हैं तो 3 साल 7 years उनके अच्छे हैं. हमारे कंट्री में 7th year हम बीमार हैं. वो डिफरेंस है बिटवीन द टू कंट्रीज. सो दैट्स व्हाट आई थिंक आई हैव टू लीव नाउ बिकॉज़ माय फ्लाइट इज देयर. एक समय प्रेस मीडिया के लोग हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग उस समय से आकर इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट आपको सुना. अब आशा है कि आप उसको जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जो जो मैसेज मिले उसको लागू करेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. जब टाइमलेस ऑन डॉक्टर जेपी साहब आल्सो मेंशन हमारे मेंबर ऑफ द हेल्थ कमेटी.